Hi guys, this is Saima from Indo-European. I'm a country specialist, and in our last podcast we discussed about Finland as a study abroad destination. Now in today's session we'll be discussing the challenges that Indian students are mostly facing. So I have invited Mr. Baba for the session today. He's the best person and expert to clear out the things which would help Indian students to avoid those challenges. We welcome you, Mr. Baba. Thank you, Saima. It's first time you're doing the podcast. Yes. It's always good to see new faces, and it's always new learnings. Of So we meet course. new people, as well. So happy to help you. Please. Thank you so much, Mr. Baba. So I would like to, since we are discussing about Finland as a study abroad destination, I would like to highlight certain challenges which generally Indian students faces. Saima, I'll put my answers both Hindi English mix Absolutely. because I think हमारी जो major population है, हमारी जो viewership है, वो हिंदी ज़्यादा है. बिल्कुल. So mix कर लेते हैं Sure. ताकि दोनों को तरफ से मैनेज हो जाएंगे. अदरवाइज कमेंट में आना शुरू हो जाएगा कि इंग्लिश में बनाइए हिंदी में बनाइए. बिल्कुल. ठीक. सो चैलेंजेस की बात करते हैं. आज की डेट में फिनलैंड जो है बहुत ही एक अपकमिंग डेस्टिनेशन बन चुका है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है. और चैलेंजिंग तो ये है कि बेसिकली स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल रहे हैं. जिनको एडमिशन मिल रहे हैं उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा है. जिन्हें वीज़ा मिल रहा है वो लेट पहुंच रहे हैं. सो ओवरऑल जो है फिनलैंड को लेके काफ़ी सारी कंफ्यूजन्स, ऑफ कोर्स ये बात सच है, मार्केट में चल रही हैं. और बच्चे कहीं ना कहीं पे डेफिनेटली लॉस्ट फील कर रहे हैं फिनलैंड अप्लाई करने के बाद. ओके. मैं ये बात बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हमारे पोटेंशियल स्टूडेंट्स जो ये व्यूअर देख रहे हैं अभी हमारे, और हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जिन्होंने हमारे साथ अप्लाई भी कर लिया है, तो दोनों ही तरफ से उनको जानकारी मिलना बहुत ज़रूरी है कि अब फिनलैंड की न्यू पॉलिसीज क्या हैं और वो कैसे आगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इनवाइट करेंगे और किन शर्तों पे करेंगे. बिल्कुल बिल्कुल. राइटली सेड, राइटली मेंशन मिस्टर बाबा. एज यू मेंशन अबाउट, आपने मेंशन किया कि हम वीज़ा चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप उसके लिए बताएंगे कि बच्चों को कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए और क्या चैलेंजेस उनको आ रहे हैं, तो उसके लिए वो कैसे प्रिपेयर करें. बिकॉज दीज डेज हम देख रहे हैं काफ़ी वीज़ा रिफ्यूजल्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर जाना चाह रहे हैं, मे बी बैचलर्स करने, मास्टर्स करने. तो आप उनके लिए क्या सजेशन देंगे? वीज़ा की कॉम्प्लिकेशन बढ़ गई है, ये सबको पता है. राइट. बड़ी क्यों है, पहले इसको समझते हैं. क्या क्या बड़ी है उसको समझते हैं. राइट. फिनलैंड शुरू होता है 2017 में, न्यू डेस्टिनेशन, क्योंकि ट्यूशन फी तो पहले थी ही नहीं यहाँ पे. राइट. फ्री एजुकेशन थी. बिल्कुल. ट्यूशन फी आती 2017 के अंदर. हम बच्चे भेजना शुरू करते हैं, एक मार्केट डेवलप होती है. यूनिवर्सिटीज़ को एजेंट्स के साथ काम करना अभी सीखना था. काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ को समझ में आ रहा था कि क्योंकि एजेंट्स को इंगेज करना पड़ेगा. बिल्कुल. 18, 19, 20 आया, 21, 22 आया. फिनलैंड की मार्केट पिकअप होनी शुरू हो गई. स्टूडेंट जाने शुरू हो गए. वो डेस्टिनेशन जहाँ पे कुछ 100 बच्चे जाते थे, अब कई हज़ार बच्चे अप्लाई करते हैं. नाइस. अब हुआ क्या कि बेसिकली फिनलैंड ने हमसे ही सीखा है. हमारे ही स्टूडेंट ने जाके वहाँ एक्सप्लॉइट करा है यूनिवर्सिटीज़ को, सिस्टम को, जिसकी वजह से वीज़ाज़ की प्रॉब्लम आ रही है. प्रॉब्लम क्या है? फिनलैंड क्या चाहता है? छोटी सी कंट्री है. फिनलैंड चाहता है कि मुझे स्किल माइग्रेशन लेबर मिल जाए. लोग बाकी यूरोपियन कंट्रीज की तरह पे वहाँ भी लोग काफ़ी एजेड हो रहे हैं. एज का इशू है, बर्थ रेट का इशू है. तो 2004-05 में जब मैंने इंडस्ट्री में आया था तो ये बात क्लियर थी कि 25-26 में ये इशू आने बहुत शुरू हो जाएंगे और सिवियर इशू होंगे, जो कि आ भी गए हैं. और उसमें उनको मैन पावर चाहिए, लेकिन क्वालिफाइड मैन पावर चाहिए, क्योंकि नॉन क्वालिफाइड मैन पावर उनको रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बेनिया, ये सारे, क्रोएशिया जो छोटे देश हैं, ये सप्लाई कर देते हैं. रोमेनियन को करना क्या है? पासपोर्ट उठाया और जाके काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि शेंगन में है. राइट. कोई भी यूरोपियन यूनियन का कंट्री का मेंबर आके फिनलैंड में काम करे, उसे कोई दिक्कत नहीं है. तो छोटी मोटी जॉब्स तो वो कर लेते हैं, लेकिन उनको चाहिए थे ऐसे लोग जो यहाँ पे स्किल लेवल में काम कर सके, हमारी कंट्री के अंदर इंटीग्रेट हो पाए. जो उनकी पॉलिसीज हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन सब के अंदर जब हम बात करते हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ल शुरू हो गए. रिफ्यूज़ल क्यों शुरू हो गए? क्योंकि वॉल्यूम बहुत हाई हो गया. तो क्या हाई वॉल्यूम वो नहीं एक्सपेक्ट करते? ऑफकोर्स वो हाई वॉल्यूम चाहते हैं, इतना भी हाई नहीं चाहते. और जो वॉल्यूम आ रहा है वो पढ़ने वाला नहीं आ रहा है, मिसयूज कर रहा है सिस्टम को. ओके. तो उस चीज की वजह से यहाँ पे वीजा रिफ्यूजल शुरू हो गए. एग्जाम्पल, पहले फिनलैंड कहता था ट्यूशन फी पे कर दो किसी भी सोर्स से.
आज फिनलैंड कहता है, मैं इसी 3 महीने की बता रहा हूँ बात, कि भाई ट्यूशन फी का सोर्स लेके आओ, मतलब कि आपने फीस कहाँ से पे करी हमें दिखाओ। आपने कहा जी मैंने कैश में पे कर दी थी, मैंने चाचा से पैसे पकड़ लिए, मैंने कुछ पैसे यहाँ से निकाल लिए। नो, आपको दिखाना पड़ेगा, एफडी तोड़वाई थी, एजुकेशन लोन लिया था, आपने कहाँ से पे करी थी। ये मैं अभी 3 महीने की अपडेट दे रहा हूँ आपको। तो जो लोग नहीं दिखा पाए उनके वीजा रिफ्यूज हुए। एजेंट्स को पता ही नहीं था कि भाई ये भी चीज दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आज से वो दिखाई नहीं थी बैठ के। फिनलैंड आपसे आपकी लिविंग एक्सपेंसेस को ब्रेकअप मांगता है। तो लिविंग एक्सपेंसेस तो पूरा मांग रहा था 2017 से लेके अब तक। लिविंग एक्सपेंसेस का बड़ा क्लियर गाइडलाइन थी, आप 2 नंबर के पैसे नहीं दिखा सकते। 2 नंबर का मतलब हो गया कैश की एंट्रियां, कि जी 4 लाख लिया, डंप मार दी अकाउंट में, 7.5 लाख दिखाना है। जैसे ही आपने एंट्री मारी वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, और अगर उसका आंसर सही डॉक्यूमेंट के साथ नहीं देते हो तो वो टीआरपी, टेम्पररी रेजिडेंट परमिट, रिफ्यूज कर देते हैं। ओके। अकेले जा रहे हो तो 8-9 लाख रुपए दिखाने हैं आज की डेट में। वाइफ जा रही है तो 7-8 लाख दिखाने हैं। बच्चा जा रहा है तो 7-8 लाख दिखाने हैं। मोटा मोटा 25-26 लाख रुपए हो गए। अब ये 25-26 लाख रुपए वाइट पे दिखाने हैं। मेजरली जो वीजा रिफ्यूज हुए हैं वो इसलिए हुए हैं कि एजेंसीज जो कि फिनलैंड में बच्चों को भेज रही हैं, 90% एजेंट तो ऑथराइज्ड एजेंट ही नहीं है यूनिवर्सिटीज के। आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाकर चेक करो, आपको उनका नाम ही नहीं मिलेगा। छोटे छोटे एजेंट्स हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में जिन्होंने एप्लीकेशन उठा ली, फिर उन्होंने दूसरे एजेंट को सप्लाई करी। ये मैं आपको बता रहा हूँ जो हमारे साथ भी हो रहा है, जो हमने खुद देखा हुआ है। मार्केट से बाहर तो हम भी नहीं है। तो बेसिकली एप्लीकेशन भेज दी, छोटे एजेंट ने बड़े एजेंट को भेज दी। अब क्या हुआ कि जब वो एप्लीकेशन भेज दी, बच्चे का चलो एडमिशन किसी तरह से सिक्योर कर भी दिया, वो एक अलग प्रॉब्लम अपने आप में आती है कि एडमिशन क्यों नहीं हो रहे, वो हम बात करेंगे, पहले वीजा खत्म करते हैं। अब जब एक समय दिन से एक मेन इनको एप्लीकेशन आई तो उन्होंने उनको बता दिया कि भाई आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। पर क्या सब एजेंट ने बच्चे को ढंग से बताया था काउंसलिंग के टाइम पे? जिस दिन उसने अपनी एडमिशन अप्लाई की थी, बच्चा अप्लाई करता है एडमिशन जनवरी में। राइट राइट। भाई जनवरी 5 जो है वो फिनलैंड की मेजर इनटेक सितंबर की डेडलाइन है। बिल्कुल तो बच्चे को तो दिसंबर तक अपनी फाइल लगा देनी चाहिए। बिल्कुल। तो जो भी आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं उनको ये समझना पड़ेगा, आज अगर जुलाई 25 चल रही है तो 26 सितंबर के लिए, सितंबर 26 की इनटेक के लिए द डेडलाइन इज 31 ऑफ दिसंबर। मैं लास्ट के जो जनवरी के 5-7 दिन हैं उन्हें काउंट नहीं करूंगा। काफी यूनिवर्सिटीज हफ्ते भर में बंद हो जाएंगी, हफ्ते मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में, कुछ यूनिवर्सिटीज सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में बंद हो जाएंगी। राइट। सो ये मैं हाईलाइट स्टूडेंट्स को करना चाहूँगी जो इंटरेस्टेड हैं बाहर फिनलैंड जाने के लिए, कि प्लीज़ मेक नोट ऑफ द डेडलाइन कि दिसंबर में हम प्लान कर रहे हैं। दिसंबर में डेडलाइन है हमारी, उसके बाद अगर आपको नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करना है तो गाइज। एंड मिस्टर बाबा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी। अभी आपने डिस्कस किया रिगार्डिंग स्पाउस के लिए 7 लाख होना चाहिए और अगर किड है उसके लिए 7 लाख होना चाहिए। आप सजेशन क्या देंगे कि अगर एक फैमिली वहाँ पे जाना चाह रही है, जो कि हमने डिस्कस किया कि स्पाउस वीज़ा अलाउड है वहाँ पे, तो जो एक मेन एप्लीकेंट है वहाँ जा रहा है, तो वो उसको पहले अपना वीज़ा लगाना चाहिए या तीनों का इकट्ठे लगाना चाहिए? बेस्ट ऑप्शन क्या है कि वीज़ा रिफ्यूजल्स को थोड़ा सा हम मिनिमाइज उस वे में कर पाएँ? सर मैं एक बड़ा सिंपल सा फंडामेंटल बताता हूँ आपको आज। अगर मैं अपने 21 साल की करियर का एक समरी निकालूं तो मैंने डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, ये 4 ऐसी कंट्रियां हैं जहां पे स्पाउस के वीजा रिफ्यूजल रेट मैंने बहुत रेयर देखे। राइट। वो इसलिए कि स्कैंडिनेविया की जो पॉलिसीज हैं वो फैमिली को लेके बहुत सेंसिटिव है। आपको स्पाउस वीजा हर 4 कंट्री मिलेगा। अगर आपके स्टूडेंट सही जगह पढ़ने गए हैं, सही कोर्स उसने लिया है, तो मेजरली हर जगह पे वीजा मिलता है सिवाय फाउंडेशन कोर्सेज में। अगर किसी ने मान लो कोई लैंग्वेज कोर्स पकड़ लिया तो वो अपने स्पाउस को लेकर नहीं जा पाएगा स्वीडन के अंदर, वहां पे अलग बात आती है। डेनमार्क में भी सेम है। लेकिन अगर आप बैचलर मास्टर पढ़ने जा रहे हो, अब जाके डेनमार्क में थोड़े से रूल चेंज हुए हैं। ऑफ द टॉपिक ना हो जाए इसलिए फिनलैंड पर स्टिक करता हूं मैं। सो जो आपने क्वेश्चन पूछा कि जो स्पाउस केसेस है, क्योंकि स्पाउस वीजा इंडिया में 40% है। अगर 100 बच्चा इंडिया से बाहर जा रहा है तो 40% स्पाउस केसेस हैं जो अपने बच्चों को लेके, अपनी फैमिली को लेके माइग्रेट करना चाहते हैं। और लोग ये समझ चुके हैं इस बात को कि भैया इंडिया से बाहर माइग्रेट करने का सबसे इजीएस्ट तरीका ये है, ओवरसीज एजुकेशन ले लो और साथ में स्पाउस को ले जाओ। लेकिन दिन पर दिन स्पाउस वाली कंट्रियां डिफिकल्ट होती जा रही हैं और बहुत डिफिकल्ट हो चुकी हैं। ठीक है। सो अब बात करते हैं फिनलैंड के अंदर अगर आपने अप्लाई करना है तो बिल्कुल स्पाउस के साथ ही अप्लाई करो। आप अलग अप्लाई मत करो। ये मेरा तजुर्बा है पिछले 6-7 साल का।
तो उसमें रीज़न क्या है, जब आप इकट्ठे अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन का जो डिसीजन है वो इकट्ठे भी आ सकता है, थोड़ा सा गैप के बाद भी आ सकता है। ओके। स्पाउस केसेस की स्क्रूटनी ज़्यादा होती है, अब हो रही है, 2025 से स्क्रूटनी बढ़ा दी गई है। पेपर वर्क जो ट्रेल है आपके पैसों की, वो ध्यान से देखी जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके एजेंट को अच्छे से पता है कि पैसे दिखाने कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आने वाली है वो पैसों में आएगी। आज अगर आप मुझसे पूछो 90% रिफ्यूजल रेट क्या है, तो मैं बोलूंगा फंड्स का रिफ्यूजल रेट है। बच्चों को पता नहीं होता, एजेंट को पता नहीं होता। अब एग्जाम्पल लो, आप आए मेरे पास, आपने कहा जी फिनलैंड जाना है, मैंने कहा भेज देंगे। आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर ली, मैंने कहा जी 7 लाख रुपए दिखाने हैं, आप शो मनी दिखा देना, 3 मंथ पुरानी दिखा देना। आपने 3 मंथ पुरानी सोच के अप्लाई कर दिया, लेकिन कहीं बात तो हुई नहीं ना कि सोर्स भी दिखाना पड़ेगा। तो काफी सारे जो स्टूडेंट के वीजा रिफ्यूजल हो रहे हैं इस समय, वो फंड्स को लेके हो रहे हैं। तो मेरा सबको स्टूडेंट्स को, आप चाहे इंडो यूरोपियन से अप्लाई करो या ना करो, वो आपकी कॉल है। ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपके काम का है, आप जरूर आए हमारे ऑफिस में अप्लाई करें। लेकिन अगर जहां से भी अप्लाई कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर कि वो ऑथराइज एजेंट है। यू हैव टू मेक श्योर द पर्सन नोज द फिनलैंड स्टडी वीजा, और उन्होंने पहले फिनलैंड के स्टडी वीजा काफी करे हुए हैं, और वो उसको वो जांचे जरूर, क्योंकि 2-4 वीजे रखने के बाद काफी बच्चे क्या करते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे एजेंट ने काफी वीजे कर रखे हैं। अब हमारे चैनल पे जाओगे, आपको काफी फिनलैंड की स्टोरीज मिलेंगी। तो मैं स्टूडेंट्स के, इसलिए मैं स्टूडेंट्स को वहां जाके आई वांट से इंटरव्यू, उनके साथ एक कन्वर्सेशन लेके आता हूँ, ताकि वो बताते हैं कि जब हमने उनको यहाँ से भेजा, जाने के बाद कितना खुश है, हैप्पी है, अनहैप्पी है, चैलेंजेस है, क्या है। क्योंकि यहाँ से भी बड़ी बातें हम कर लेते हैं लोगों को, पर वहां जाके जो चैलेंजेस आते हैं वो भी बच्चों के साथ शेयर करने बहुत जरूरी हो जाते हैं। बिल्कुल। सो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अगर हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स को जाने के लिए, तो फिनलैंड के अंदर अपने फंड्स को लेके बहुत ज्यादा क्लियर रहे। क्लियर है, और जैसे कि आपने अभी सजेस्ट किया कि सब इकट्ठे ही अप्लाई कर लें, बिल्कुल। तो ये एक मैं समझती हूँ कि जनरली स्टूडेंट्स अगर एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से है, उसके लिए एक 24 लाख रुपए दिखाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद मे बी उसके लिए मुश्किल हो। तो क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव ऐसा है? आई मीन ऑफ कोर्स चांसेस ऑफ वीज़ा अप्रूवल के हो जाएंगे ज़्यादा, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कुछ कि पहले वो चला जाए, बिकॉज वहाँ पे एम्बेसी में सोर्स ऑफ इनकम भी हमें दिखानी है, राइट, कहाँ से आ रही है। तो ये ऑप्शन है कि अगर उसको हम थोड़ा सा इजी वे में करें हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि 24 लाख मेरे लिए इकट्ठे नहीं है, लेकिन मुझे अपने वाइफ को, बच्चे को ले जाना है, तो उसके पास क्या सेकंड ऑप्शन है कि वो पहले खुद जाए, या मतलब क्या बेटर सजेस्ट करेंगे? देखो, अगर अकेले अप्लाई करते हो तो ट्यूशन फी 12 लाख रुपए की है, 12 से 15 लाख रुपए की आती है। लिविंग एक्सपेंसेस 9 लाख के आते हैं। राइट। आपने दोनों अमाउंट दिखा दिए, आपने अपना वीजा करा लिया, आप पहुंच गए। राइट। अब पहुंचने के बाद आप कहते हो जी मुझे अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को बुलाना है, तो आपका कोर्स बैचलर या मास्टर होना चाहिए। आप अगर डिप्लोमा में जा रहे हो तो ये गलती मत करो। अच्छा। डिप्लोमा के अंदर क्या कर रहे हैं वो, और डिले कर रहे हैं। डिप्लोमा में, क्योंकि 1 साल का डिप्लोमा होता है, बच्चे ने एप्लीकेशन लगाई अपनी, बच्चे का लग गया वीजा, बच्चा पहुंच गया वहां पे। अब उसने अपनी वाइफ की एप्लीकेशन लगा दी, उसकी वाइफ की एप्लीकेशन लगने में, अब जैसे बच्चे ने कोर्स स्टार्ट करा, मान लो 1-2 महीने लग गए लगने में, तो 2 महीने निकल चुके हैं। राइट। 12 महीने का कुल वीजा था उसके पास, वाइफ की एप्लीकेशन लगाई। मैंने ट्रेंड देखा है कि उन एप्लीकेंट्स में वाइफ या बच्चे, उनका डिपेंडेंट वाइफ है, डिपेंडेंट बच्चे हैं, उनका केस 6-6 महीने डिले कर दिया, 8-8 महीने में आंसर आ रहा है बैठ के। तो वो फिर तैयार रहे इस चीज के लिए कि भाई हमारा जो वीजा आएगा वो लेट भी आ सकता है। ये जो 3 महीने की हम कहते हैं कि प्रोसेसिंग टाइम है, इसे भूल जाओ। आज की डेट में जितने बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनका वीजा किसी का भी 3 महीने में नहीं आ रहा, बहुत रेयर लोगों का आ रहा होगा। मेजॉरिटी का वीजा 3 में, 4 में, 5 में आ रहा है, कई बार 6 में भी आ रहा है। तो जितने स्टूडेंट ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, ये समझ लो आप, अगर आपने फिनलैंड जाना है सितंबर 2026 में, तो आप हमारे साथ अभी जुड़ जाओ, बिल्कुल। क्योंकि हमें आपकी शॉर्टलिस्टिंग करनी पड़ेगी। हमारे पास प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, जानरी इनटेक की भी अवेलेबल हैं, हम वो दे सकते हैं। नर्सिंग प्रोग्राम्स है हमारे पास, जितनी भी जीएनएम नर्सेज देख रही हैं पॉडकास्ट को, और जीएनएम के बिहाफ पे हम आपको 2 साल का ए परमिट दिलवा सकते हैं। तो ए और बी में मैं हमेशा बता चुका हूं अपने पॉडकास्ट में पहले भी कि भैया ए परमिट मिलता है बैचलर वालों को, बी मिलता है डिप्लोमा वालों को, और ए परमिट में हम आपको 2 साल का एक नर्सिंग प्रोग्राम दे देंगे, और उसमें आपको अपनी स्पाउस को ले जाना आसान है, क्योंकि 2 साल का परमिट हो गया, 2 साल का जॉब सीकर हो गया, तो 4 साल हो गए पूरे।
सो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स ए परमिट में क्वालिफाई करते हैं, जिनके ए परमिट आने के चांसेस हैं, जिनको एडमिशन वीज़ा मिलने की अपॉर्चुनिटी लगती है हमारे को, उनको हम ए में अप्लाई करवाएंगे। लेकिन जिनके पास हमें लगता है कि ये तो बहुत इनके मार्क्स अच्छे नहीं हैं या इनकी एजुकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं है, फिर उनको बी के रास्ते से ही जाना पड़ेगा। ओके। और यहाँ पे आके एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर बी परमिट पे जा रहे हो तो आपको अपने एजेंसी को बोलो कि भाई मैं बी में तो जा रहा हूँ, एडमिशन मेरा हो गया, मेरा भी वीजा हो जाएगा, मेरी वाइफ का भी हो जाएगा, इकट्ठे अप्लाई कर रहे हो, आ जाएगा। चलो, अब वहां पहुंच गए, जॉब शुरू कर ली, आपके पास 1 साल है, सिर्फ 1 ही साल के अंदर आपको जॉब सीकर तो मिलेगा नहीं, तो आपको उसी 1 साल के अंदर अपनी जॉब निकालनी है, जो कि एक्चुअली में बताऊं तो डिफिकल्ट होता है। ओके। मैं आपको नहीं बोलूंगा हाँ हाँ आप चले जाओ, आप 1 साल में जॉब निकाल लोगे, नहीं, डिफिकल्ट होगा। बेस्ट तरीका ये रहता है, आप आओ हमारे पास, हम आपको बी परमिट में एक तो डिप्लोमा करवाएंगे, आप फिनलैंड जाओगे, और हम आपको दूसरी यूरोपियन कंट्री का बैकअप में विद स्पाउस के साथ एक और एप्लीकेशन खुलवाएंगे। क्योंकि आप लैंड कर गए, राइट। भाई मैं या तो बी परमिट से लैंड कर रहा हूँ, अब या तो मैं ए परमिट में क्वालिफाई करता हूँ या नहीं करता हूँ। अब क्वालिफाई करता हूँ नहीं करता हूँ की डेफिनेशन कहाँ से आएगी, क्योंकि बी परमिट में मास्टर्स नहीं मिलती। किसी भी बच्चे के पास अगर बैचलर डिग्री है और 2 साल का एक्सपीरियंस है तो वो ए परमिट में अप्लाई कर सकता है मास्टर्स के लिए। ओके। लेकिन मान लेते हैं कि आप पहुंचे हो, सपोज से आप पहुंचे हो यहाँ पे महीना लगा लो अक्टूबर में, आप अक्टूबर में आए हो तो आपका अगला वीजा 1 साल तक का अक्टूबर में है, जब वो वीजा खत्म होगा तो क्या सितंबर इनटेक आपको मिल रही है, तो ये जो इनटेक्स के बीच में जो गैप पड़ जाता है ना बच्चों का, ये बहुत खतरनाक है। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं बताऊं आपको, जो ये खुद बोलते हैं सर हम आ तो यहाँ पे गए थे, लेकिन आने के बाद हमारे को जैसे ही हमारा बी परमिट खत्म हुआ, ए परमिट की कोई अपॉर्चुनिटी खड़ी नहीं थी सामने। अगर मेरा अक्टूबर में खत्म हुआ बी परमिट तो मुझे कहाँ से मिलेगा, मैं जनवरी इनटेक दूंगा, अब जनवरी इनटेक में मान लो मुझे मास्टर्स मिली नहीं तो वो तो फंस गया। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप फिनलैंड जा रहे हो या तो ए परमिट पे जाओ विच इज बैचलर मास्टर्स, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ सबको नहीं मिलेगी। आप चाहे 6.5 बैंड लेके बैठे हो, 3 साल की अगर आपकी एजुकेशन है, 6.5 बैंड है आपके पास, एजुकेशन में 65 नंबर तक हैं, 65 नंबर हैं, और 6.5 बैंड है आपके मास्टर्स के लिए, तो मिल जाएगा। ओके। नहीं तो बैचलर ले लो, ठीक है। लेकिन अगर बैचलर में अच्छे मार्क्स हैं, 27 की एज है, 28 की एज है, ठीक है, आपको लगता है कि मेरी बीए आर्ट्स कर रखी है, इसमें तो मेरे अच्छे मार्क्स भी नहीं है, पर 12th में 85% मार्क्स थे, ठीक है, IELTS 6.0 भी है, तो 28 साल की उम्र में भी बैचलर उठा लो, ओके। तो मिल जाएगी। ओके। सेफ एंड सिक्योर है, मास्टर के चक्कर में मत पड़ो। तो एडमिशन जो है इतना इजी नहीं है ए परमिट के लिए। आप ए परमिट के लिए क्या करते हो, मेजरली बैचलर मास्टर्स में आप अप्लाई करते हो जनवरी से पहले पहले, फिर अप्रैल 3 को रिजल्ट आता है, अप्लाई करने के बाद वो क्या करते हैं, वो मैक्सिमम कोर्सेज में आपका इंटरव्यू भी लेंगे, IELTS तो लेंगे ही लेंगे 6 बैंड, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटियों के कुछ प्रोग्राम कभी कभी आपको दिखाई देगा कि ए परमिट में बिना IELTS के आ गए, ठीक है, लेकिन उसके भरोसे नहीं बैठ सकते आप। राइट। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर बच्चे ने फिनलैंड जाना है तो 2 फंडामेंटल क्लियर कर ले। एक तो अपनी एप्लीकेशन जितनी जल्दी हो सकता है अप्लाई करे, ताकि जब उसकी पेपर वर्क पूरी रेडी कर ले, ताकि जैसे ही एडमिशन आया आपने वीजा अप्लाई कर दिया। अब 3 अप्रैल को मान लेते हैं सितंबर इनटेक है, सितंबर इनटेक के लिए, सितंबर 26 इनटेक के लिए 25 तो जा चुकी है, 25 की बात करते हैं, 25 सितंबर इनटेक के लिए हमें 3 अप्रैल को एडमिशन आ गए थे। ओके। फिर 3 अप्रैल के बाद बच्चा ट्यूशन भी भरता है, वो खा गया पूरा पूरा अप्रैल, मई में जाके पे, अब मई में जाके सब भागते हैं अपनी VFS परमानेंट के लिए, वो चोक हो जाता है, इतने थॉट्स होते नहीं है, तो अब बच्चा अप्लाई नहीं कर पा रहा। तो इसलिए जिन बच्चों को पता है कि हमें जाना है, अपने फंड्स बिल्कुल टाइम पे रेडी रखें, और उसके बाद अपने एक ऐसा कंसर्न हायर करें जो बेसिकली टाइम बाउंड काम कर रहा हो, और बैकअप जरूर लेके चलें कि अगर एडमिशन नहीं आया तो क्या करोगे। भाई सितंबर इनटेक में अप्लाई कर दिया, अप्रैल में आपका एडमिशन क्रैक नहीं हुआ, तो अब तो अब अप्रैल में लग चुका है और मोस्टली कंट्रियां बंद हो चुकी हैं, राइट। आप क्या करोगे। तो इसलिए अ गुड प्लानिंग इज रिक्वायर्ड बोथ एट द एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर द वीजा पॉइंट ऑफ व्यू। Right. Thank you so much. It was really informative.
अभी हम डिस्कस कर लिए हैं रिगार्डिंग एडमिशन पार्ट, वीज़ा की चीज़ें। अब थोड़े से मुझे लगता है स्टूडेंट थोड़े से क्यूरियस होते हैं अबाउट द कल्चर इन फिनलैंड, वहाँ का क्लाइमेट, डाइटरी थिंग्स। उसके लिए आपका क्या कहना है कि वहाँ पे बच्चों को कैसे प्रिपेयर्ड रहना चाहिए स्टूडेंट्स को? क्या-क्या चीज़ें हैं जो उन्हें इंडिया से ही प्रिपरेशन करके आनी चाहिए, या वहाँ पे जाके उन्हें उस रिलेटेड क्या चैलेंजेस आएँगे? ओके, सो बेसिकली फिनलैंड को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, कुछ इसलिए भी कि एक फिनलैंड हमारे घर में ही है, मेरी सिस्टर के हस्बैंड फिनिश है। सो बेसिकली खुद बहुत क्लोजली देखा है मैंने, फिनलैंड कल्चर को बहुत देखा है मैंने बैठ के, बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, बहुत ही सिंपल लोग होते हैं। अगर मैं बात करूं कि बहुत ही कहते हैं ना सोबर लोग होते हैं, छल कपट नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़े से रिजर्व होते हैं जब आप उनको जानते नहीं हो, क्योंकि जब न्यू कंट्री में जाते हो तो थोड़ा सा रिजर्व आपको देखने को मिलेगा उस चीज़ में। कंट्री अच्छी है, आपको नेचर बहुत मिलती है, आपको फैसिलिटी इतनी अच्छी मिलती है। राइट। मैंने अभी एक आई बटन में एक लिंक देता हूँ आपको, आप डाल दीजिएगा इसको। जी। ये हमारे एक सिख स्टूडेंट है पंजाब से, और वो उनकी फैमिली वहाँ पहुँचते हैं, और मैंने उनसे बैठ के पूरा एक पॉडकास्ट बनाया, राइट। और आपके व्यूअर्स देखेंगे उसको तो उनको समझ में आएगा कि वो बता रहे हैं बैठ के कि कंट्री से उनको क्या क्या मिल रहा है। ओके। तो आप ये लेके चलो कि एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, जैसे मान लो कि एक फीमेल स्टूडेंट है, वो पढ़ने गई वहाँ पे, अब वो प्रेग्नेंट हो गई, उसको छुट्टियाँ मिलती हैं, राइट। उसको पैसे मिलते हैं उस चीज़ के, राइट। ठीक है। आपके बच्चों का एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपके बच्चों का मेडिकल फ्री है, ठीक है, डॉक्टर फ्री है, पूरा आपका स्कूलिंग फ्री रहती है आपकी बैठ के। तो इन सब चीज़ों के अंदर जो सोशल जो लाइफ जो सोशल सिक्योरिटी है, वो फिनलैंड में बहुत ही अच्छी है, और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा कंपेरेबल टू अदर कंट्रीज, कनाडा। अब आज यूके जाओ आप, ये सब चीज़ें नहीं मिलती आपको। भाई अगर आप एमरेस प्रोग्राम लेके यूके चले भी जाते हो स्पाउस को लेके, तो वहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो एप्पल टू एप्पल, नहीं कंपेयर होगा जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको फिनलैंड दे रहा है। लेकिन हाँ, फिनलैंड में एडमिशन प्रोसेस पहले बहुत डिफिकल्ट है, तो एडमिशन कराना ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि लोग मोस्टली लेट अप्लाई करते हैं। अगर वो टाइम पे अप्लाई कर लें तो हम फिर भी उनके लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास आइल्स नहीं है, आप टोफल कर लो। तो मैंने देखा है मोस्टली बच्चे ना एंड तक करते ही नहीं हो, कोशिश करते हैं बिना टोफल आइल्स के हो जाए। तो पहले हम भी करते थे बिना टोफल आइल्स के, अब नहीं हो रहा। तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बी पम्प पे जा रहे हो, बी परमिट के ऊपर बिना टोफल आइल्स के एडमिशन मिल जाता है। अगर आप ए परमिट में क्वालिफाई करते हो, पर आपको कोर्स मिल रहा है सितंबर इनटेक में, और जनवरी इनटेक में मिल रहा है आपको बी परमिट का कोर्स, आप बी में चले जाओ और एक ही एप्लीकेशन लगा लो, तो आपको एक ही भी आ जाएगी, और बी से आप कंट्री एंटर कर जाओगे। तो ये सारी परमिटेशन कॉम्बिनेशन करने के लिए आपको फिनलैंड को अच्छे से समझना पड़ता है। बिल्कुल। और फिनलैंड के अंदर जो जॉब्स हैं वो है, मैं ये नहीं कहूँगा जाती जॉब मिल जाएगी, आप अप्रॉक्सीमेट लेके चलो 2 महीने से लेकर 3 महीने लग जाते हैं पार्ट टाइम जॉब ढूंढने में। ओके। ये रियलिटी है। अब मान लो कि अगर आप आए हो समर्स में आए हो, समर मतलब हो गया कि मान लो आप फरवरी इनटेक में आ गए, तो समर्स आपकी आती है अभी ये मार्च अप्रैल मई जून आता है ना, तो इसमें बेरी पिकिंग बहुत चलती है। अब बेरी पिकिंग के अंदर वो नॉन यूरोप से काफ़ी बंदा लेके आते हैं, जैसे इंडोनेशियन बहुत आते हैं, वो वहाँ पे आते हैं बेरी पिक करते हैं 6 महीने और चले जाते हैं, 4-4 महीने के वीज़े होते हैं, आओ बेरी पिकिंग करो। तो काफ़ी काम मिलता है समर के अंदर। उसके बाद फिर जो और भी चीज़ें में है, काम तो बहुत सारे हैं करने के लिए, पर हाँ, जो फिनलैंड पहले था उतना ईजी अब नहीं रहा। तो मेरा एक ही सजेशन है बच्चों को कि वो बेसिकली टाइम पे अप्लाई कर ले, क्योंकि इट्स बिकमिंग मोर कॉम्प्लिकेटेड डे बाय डे। ओके। सो हाउ अबाउट द क्लाइमेट वाला पार्ट, बिकॉज इंडिया में मुझे लगता है स्टूडेंट्स इतने यूज टू नहीं है इतना कोल्ड वेदर के, वहाँ पे माइनस में डिग्रीज में चला जाता है या स्नोफॉल भी होती है, तो उसके लिए आप क्या सजेशन बच्चों को देंगे? मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा करता हूँ मैं। दिल्ली में अभी एक हफ्ते पहले तक टेम्परेचर 45 जाता है, राइट? आप क्या करते हो? एसी लगाते हो, बिना एसी के मूव नहीं करते हो, हर जगह एसी होता है, आपके ऑफिस में एसी है, आप एसी बैठे हुए हैं, राइट। आपके घर में एसी ऑन होगा, गाड़ी में आप एसी ऑन करते हो। बिल्कुल। सिमिलरली जब जब कनाडा में, फिनलैंड में या शिकागो में, जहाँ जहाँ पे अच्छी बर्फ पड़ती है, एवरीथिंग इज हीटेड। आई अंडरस्टैंड थोड़े दिन के लिए, थोड़े टाइम के लिए लाइफ थोड़ी सी स्टैंड से लगती है आपको, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि फिनलैंड में कहाँ पे हो। अब मैं हेलसिंकी में हूँ तो इतनी बर्फ नहीं होगी जो कि ऊपर अप नॉर्थ में होगी। अगर मैं टॉप नॉर्थ में जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ और ऊपर जा रहा हूँ, नॉर्थ पोल की तरफ, तो डेफिनेटली मुझे दिक्कत लग सकती है कि और बर्फ होगी वहाँ पे। लेकिन जितना मैं मेन सिटीज में रह रहा हूँ, इतनी
इतनी बर्फ भी नहीं है, लोग रहते हैं, लाइफ चलती है पूरी प्रॉपरली और सब कुछ मूव करता है। इट इज जस्ट दैट कि हाँ थोड़ा सा सर्दियों में ना यूरोप थोड़ा ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाता है क्योंकि अंधेरे जल्दी बढ़ता है, राइट। तो उसमें डे थोड़े कम शॉर्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां पे जाके, पर वैसे भी तो पूरे यूरोप में ही है। अब हर चीज के ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एब्सोल्युटली। अब समर में आप जो एंजॉय करते हो, आपको सारे सीजन मिलते हैं यहाँ पे, आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है, आपको फॉरेस्ट मिलते हैं, आपको नेचर मिलती है। ये चीजें ना साइमा, आप जब तक वहां रहोगे नहीं ना तो आपको डिफरेंस समझ नहीं आता। राइट। आपको ये समझ नहीं आता कि आप क्या मिस कर रहे हो। आज हम माउंटेन जाते हैं ना, माउंटेन में जाते हैं हम क्या कहते हैं, आप तो खुद कश्मीर से हो, सो बेसिकली आपको समझ में आएगा कि अगर आप कश्मीर में रह रहे हो और दिल्ली में रह रहे हो तो क्या मिस कर रहे हो। ये आई थिंक यू नो इट बेटर, यस। ठीक है ना। सो एवरीथिंग हैज अ प्रोज एंड कॉन्स। तो आई वुड से कि लाइफ इज फाइन, आई मीन इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, इट्स नॉट डिफिकल्ट लाइक इन सर्बिया। विल नॉट से कि ऐसी जगह चले गए जहाँ पे सारा टाइम बर्फ रहती हो, ऐसा नहीं है। Good. Quite informative. Just out of curiosity, question, since we discussed lots of benefits of traveling to Finland, वहाँ का weather, पढ़ाई, benefits, health care वहाँ free है, education free है, spouse visa के बारे में हमने discuss किया है। इतनी बेनिफिट्स होने के बाद भी आई फील समवेयर फिनलैंड एज अ डेस्टिनेशन या स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड काइंड ऑफ मुझे लगता है एक कंट्री है। बिकॉज आई बिलीव जो स्टूडेंट्स से ज़्यादा फैसिनेट होते हैं, उन्हें यूके जाना है, उन्हें फ्रांस जाना है, उन्हें जर्मनी जाना है। बिल्कुल। बट फिनलैंड एक मुझे लगता है एक अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन मुझे लगता है, जो अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं है शायद इस बारे में। बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला आपने, और ये सिर्फ फिनलैंड पे नहीं आता है, पूरे यूरोप पे आता है। यूरोप पे नहीं बात करते, एक ही कंट्री पकड़ते हैं। अब यूरोप ये बोलता है कि हमें यूरोप मत बोलो, हमें आप इंडिविजुअल कंट्री बताओ, राइट। क्यों क्यों बहुत लोग नहीं गए? ऐसा इसलिए था क्योंकि यहाँ माइग्रेशन नहीं हुई, ठीक है ना। यहाँ मैन पावर माइग्रेशन नहीं हुई थी। यहाँ जो कुछ हुआ था एजुकेशन बेसिस पे हुआ था। ओके। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हम लोगों ने बसाया है। स्किल माइग्रेट गया, बच्चा पढ़ने गया वहीं रह गया, ठीक है जी। सन 1980 से 70 से जा रहे हैं हम लोग, उनकी कंट्रियां हमने बसाई हैं। लाखों लोग हमारे वहां गए, लाखों लोगों ने लाखों तरह की जॉब्स करी, उनकी कंट्रियों को खड़ा करा। आज 2025 में आके कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया को लगता है कि हमें उन्हें उन्हें इंटरनेशनल कम्युनिटी, एशियन कम्युनिटी नहीं चाहिए। तो आज बेसिकली इन कंट्रियों को हम कहते हैं कि टफ हो गया। मैं लोगों को कई टाइम 5 साल से बोल रहा हूँ, ग्लोबल माइग्रेशन बहुत डिफिकल्ट होने वाली है और आने वाले टाइम में और डिफिकल्ट होगी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा में और डिफिकल्ट होगी, क्योंकि अब बहुत ज्यादा एशियंस भर गए हैं वहां पे। मैं एशियंस बोल रहा हूँ, इसमें इंडियंस भी आ गए, नेपाली भी आ गए, चाइनीज भी आ गए, सारे आ गए। तो अब उन्हें बेसिकली माइग्रेशन रोकनी पड़ेगी। कंट्रीज लाइक यूके, कनाडा, यूएस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये तो रोक लेंगे, ये तो कंट्रोल वे में काम करते हैं। डिमांड लगी तो खोल दी थोड़े दिन के लिए, फिर डिमांड लगी तो बंद कर दी। भैया ग्रीन लिस्ट, रेड लिस्ट। ग्रीन लिस्ट क्या है? इनको किस में बंदा चाहिए? इन्हें आईटी चाहिए, इन्हें इन्हें आपकी डेयरी में चाहिए, न्यूजीलैंड को, ये कहीं भी चाहिए। ये अपनी ग्रीन लिस्ट खोल देते हैं, वहां से बंदे खींचने शुरू कर लेते हैं, उतना काम ले लेते हैं, बाकी बंद कर देते हैं। बच्चे पढ़ने आते हैं, पढ़ाई करते हैं, पढ़ने के बाद अगर ग्रीन लिस्ट में कोर्स होगा तो तुम्हें वेपन मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। बच्चे स्मार्ट होते हैं तो कोर्स ही ऐसा लेते हैं। जिन बच्चों को सिर्फ जाना ही है वो चले तो जाते हैं, घूम फिर के फिर फंस जाते हैं बैठ के। तो मोटा मोटा बड़ा क्लियर हो चुका है, इन कंट्रियों में अब सिर्फ जिन शॉर्ट लेबर कैटेगरी में जॉब्स अवेलेबल हैं उन्हीं में जाओ और ना मत जाओ। ओके। यूरोप पे आते हैं, यूरोप नहीं झेल पाएगा इतना लोड। मैं हमेशा ये लोगों को बोलता हूँ, यूरोप नहीं झेल पाएगा। छोटे छोटे देश हैं ये, जर्मनी, स्वीडन, जर्मनी को दोनों साइड करता हूँ, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड बहुत ज्यादा रिजर्व्ड हैं। माइग्रेशन, माइग्रेंट्स नहीं चलता यहाँ पे। यहाँ की कम्युनिटी इतना हाई वॉल्यूम इमिग्रेशन नहीं दिख सकती। आज हम बैठे हैं 24 जून में बात कर रहे हैं इस चीज को 2025 में। आप देखो कितने सारे कैंपेन चल रहे हैं ऑनलाइन बैन टूरिस्ट के, इटली में, फ्रांस में, स्पेन में। क्यों? क्योंकि क्राउड बहुत आ रहा है, बहुत क्राउड आ रहा है। राइट।
वही मैंने आपको बोला कि जनरल फर्स्ट प्रेफरेंसेस जो रहती है स्टूडेंट्स की, जिससे वो फैसिनेट हो जाते हैं इन जगहों पे जाने की, बट फिनलैंड में अभी ऐसा नहीं है, वो अनएक्सप्लोर्ड है मैं अभी। कह रहा हूँ फिनलैंड जाने से एक्सप्लोर नहीं है, वो एक्सप्लोर हो चुका है अब। हमें लग रहा है ना, आपको लग रहा है कि लोग तो लाइन लगा के खड़े हैं फिनलैंड जाने के लिए, लोग जा नहीं पा रहे हैं। अच्छा। एक टाइम था, ये भी लास्ट 3 साल की बात पकड़ता हूँ मैं, 3 साल में जो फिनलैंड ने जंप मारी है, जो कनाडा का एपिसोड शुरू हुआ था अभी, लोगों ने नए डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना शुरू करे। भाई फिनलैंड, डेनमार्क, क्या हुआ? कोलैप्स कर गए। डेनमार्क कोलैप्स कर गया। डेनमार्क ने साफ बोल दिया, आप मेरे नॉन डैनिश डिग्री में आओगे तो मैं तुम्हारे को स्पाउस वीजा नहीं दूंगा, मैं तुम्हें स्टे बैक नहीं दूंगा, मैं तुम्हें वर्किंग राइट्स नहीं दूंगा। तो जो अगर आप डेटा चेक करो तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जा रहा था वो नॉन डैनिश डिग्री में जा रहा था। Okay. आज आप जर्मनी की बात करते हो, निकाल लो स्टैटिस्टिक्स, जितना हाई वॉल्यूम जा रहा है, ऑफकोर्स पब्लिक यूनिवर्सिटी में बच्चे जा रहे हैं, पर जो मेजॉरिटी वॉल्यूम जिसने तंग कर दिया, जर्मनी की नाक में दम कर दिया है, वो पब्लिक यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं है, वो आपकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो फ्रेंचाइज खोल के बैठी है, उनके बच्चे हैं। आज अगर बेसिकली फिनलैंड इतना स्क्रूटनी टाइट कर रहा है क्योंकि उसको वहां जो बच्चे पढ़ने गए पढ़ाई तो कर नहीं रहे ना। पंजाब का बच्चा, हरियाणा के बच्चे जो वहां पे जा रहे हैं पढ़ नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं हम तो काम करने आए हैं, हमें तो जॉब करनी है, सॉरी हमें तो वर्क करना है। तो पढ़ाई कौन करेगा? भाई पढ़ाई करो, एजुकेशन लो और स्किल लेबर में माइग्रेट कर जाओ। लेकिन आपने पढ़ाई तो करी नहीं, आप तो सिर्फ काम करने आ गए, स्पाउस को लेके आ गए हो, क्योंकि आप तो माइग्रेशन सोच रहे हो ना, आप तो सोच ही नहीं रहे कि मुझे पढ़ाई करके जॉब लेनी है। आप कह रहे चले तो गए, पढ़ाई तो कर लेंगे। अच्छा अब क्या हो रहा है, डिग्रियां भी कर ली। मेरे पास कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मैं नाम नहीं जाता, मेरे स्टूडेंट्स हैं, कैसे बोल दूं, बोलेंगे सर ने पब्लिकली नाम दे दिया। लेकिन मेरे कितने स्टूडेंट्स हैं, कितनी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, फिनलैंड बैठी हुई है, डेनमार्क है, पोर्चुगल है, जो उन्होंने डिग्रियां पूरी कर ली, पर डिग्रियां पूरी करके उन्हें नौकरी नहीं मिली। उनसे पूछो तो सर यहाँ जॉब नहीं मिलती। और मेरे पे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो वहाँ पे वाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने डिग्रियां ली, लैंग्वेज सीखी, पढ़ाई करी, अपनी एजुकेशन पे फोकस करा। उनके लिए एजुकेशन रूट था सक्सेस का, औरों के लिए माइग्रेशन का रूट था। तो दो अलग बच्चे हो गए ना मेरे पास, एक जिसके दिमाग में है अंदर घुस जाऊं, बस कुछ जुगाड़बाजी कर लूंगा। क्या जुगाड़ कर लोगे? क्या तुम्हारे को पेट्रोल पंप की जॉब पे था ना वर्क मिल जाएगा? तुमने 2 साल का जॉब सीकर ले भी लिया तो क्या हुआ, 2 साल का 3 साल की बैचलर ले ली, 2 साल का जॉब सीकर ले लिया, 5 साल हो गए। तो उन्हें एक अच्छी जॉब निकालनी पड़ेगी। फिनलैंड को लोग चाहिए, उसके अपने लोग एजिड हो रहे हैं, लेकिन वो बार बार कह रहा है कि मुझे हाई क्वालिटी। Skilled, right. आपका स्पाउस जब फिनिश लैंग्वेज सीखता है 70,000 रुपए मिलते हैं। 70,000 गवर्नमेंट देती है कि तेरा स्पाउस लैंग्वेज सीख रहा है, इंटीग्रेट होना हमारी कंट्री में, Right. क्योंकि टीआरपी कार्ड होल्डर है। ये कहाँ से मैथ्स बना? क्योंकि जिनकी शादियां होंगी फिनलैंड और नॉन फिनलैंड में, उनके लोग इंटीग्रेट अच्छे से हो पाए, ये लॉ था कि टीआरपी कार्ड होल्डर्स विल हैव, फॉरेन नेशनल विल हैव द एक्सेस टू दिस। 70,000 तो मैं आप बता रहा हूँ, पहले ज्यादा था, अभी कम कर दिया उन्होंने। लोग उसको भी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, वहां से पैसे भी ले लेते हैं और काम भी करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी कंट्रियां हैं, अगर किसी ने इंडिया से बाहर जाना है, इन कंट्रियों में अभी चले जाओ, अप्लाई कर लो। 5 साल के बाद मुझे नहीं पता कि आप यहाँ जा भी पाओगे, या सिर्फ एलीट स्टूडेंट जा पाएंगे। स्किल्ड बोल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, मैं 2004 1 अक्टूबर से डेनमार्क बेच रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ मैं। आज जाके डेनमार्क ने 2025 में फुल स्टॉप लगा दिया, आओ मेरी पब्लिक यूनिवर्सिटी में, मैं तुम्हें स्टे बैक भी दूंगा, मैं तुम्हारे को फॉर वीजा भी दूंगा, मैं तुम्हारे को पार्ट टाइम जॉब भी दूंगा। अब पब्लिक यूनिवर्सिटी डेनमार्क कितने बच्चे लेती है ये देख लो। वो बंद हो जाती है 15 फरवरी को। 15 फेब को तुम्हारा बच्चा जाके उठता है पंजाब में कि जी चलो डेनमार्क चलते हैं। Right. वो जो प्राइवेट कॉलेज थे, नील्स ब्रॉक और आईबीए, वो तो बेकार हो गए, बच्चा कहता है मैं जाऊँ क्यों यहाँ पे, भाई तीनों चीज तो मुझे मिल नहीं रही है, Right. और जहाँ मिल रही है वहाँ 3 साल की एजुकेशन वैलिड नहीं है। तो 4 साल की अगर एजुकेशन है आपके पास, IELTS 6.5 है, और अपनी एप्लीकेशन टाइम पे अप्लाई कर सकते हो। मैं काफी स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा, अगर आप यूरोप जाना चाहते हो, 8 महीने 9 महीने पहले, 10 महीने पहले अप्लाई कर दो, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई तो करके जा तो सकते हो, लास्ट में आगे कुछ नहीं बनने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। देयर इज नो पॉइंट, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर आओ। राइट राइट, थैंक यू सो मच मिस्टर बावा, बहुत बहुत इन्फॉर्मेशन थी, बहुत अच्छा सेशन आपके साथ रहा, थैंक यू सो मच
for the information. We'll be to be continued for further questions in our next podcast. Thank you, Sama. Thanks for hosting Thank me. you. Cheers. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.